सबक नंबर 8 चलते परों से उड़ान। आज हम अपने इस वीडियो में सबक नंबर 8 देखने जा रहे हैं। उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक है, जिसके मुसन्निफ़ है साजिद रशीद। पहली बात दी गई है, हमारे अतराफ़ पाए जाने वाले तिब्बी और हयातियाती हालात को माहौल कहते हैं। तमाम जानदार और बेजान अशिया माहौल में शामिल हैं। माहौल में तवाज़ुन के क़ायम रहने के लिए हर चीज़ का मख़सूस तनासुब में पाया जाना ज़रूरी है। माहौल के तवाज़ुन में मामूली बिगाड़ भी तमाम मखलूक़ात पर असरअंदाज होता है। इंसान के मुख्तलिफ़ आमाल व अफ़आल माहौल में ख़राबी का बाइस बनती है। बढ़ती आबादी, जंगलात की कटाई, इमारतों की तामीर, सनअतों की तरक्की, एटमी भट्टियाँ और टीवी, मोबाइल टावर से ख़ारिज होने वाली लहरों वग़ैरह से नबातात, हैवानात और जमादात पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। यहाँ पर मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है। साजिद रशीद 11 मार्च सन 1955 को बलरामपुर यूपी के एक गाँव सुगड़ियोहा में पैदा हुए। इनका शुमार सन 1970 के बाद उभरने वाले मारूफ अफ़साना निगारों में होता है। वो अफ़साने में मक़सदियत और नज़रिए दोनों के क़ाइल थे। इनके अफ़साने सियासी और समाजी शऊर से भरे नज़र आते हैं। रेत घड़ी, नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नुम और एक मुर्दासर की हकायत इनके अफ़साने मजमूए हैं। इन्हें साहित्य अकेडमी के इनाम बराए तर्जुमा और कत्था अवार्ड से भी नवाजा गया था। साजिद रशीद एक बेबाक और उसूल पसंद सहाफ़ी थे। इनके मज़ामिन में ज़िंदगी नामा के नाम से शाये हो चुके हैं। इन्होंने नया वरक़ नाम एक अदबी रिसाला भी जारी किया। 11 जुलाई सन 2011 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। आए देखते हैं सबक के ताल्लुक़ से। रेशम जैसे मुलायम और धनक जैसे रंगीन परों से सर निकाल कर परिंदे ने जब अपने बाजुओं को फटफटाया तो उन पर ठहरे ओस के नन्हे खतरे मशरिक़ की भूरी पहाड़ियों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठे, जैसे पिघले सोने का फव्वारा फूट पड़ा हो। इसने अपनी सुर्ख चोंच खोलकर फरहत बख्श हवा सीने में भरी और बड़ी ताज़गी महसूस की। फिर सर झटक कर आसपास देखा, सब कुछ वही था, और वो कितना दिलकश। सूरज की नारंगी किरणों से तमतमाती भूरी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के पैरों को धोती गहरे नीले पानियों वाली नदी, दूसरी जानिब नदी में गिरता दूध जैसा झरना, किनारे पर बिखरा मखमल सा सब्ज़ा और इन पर झिलमिलाती उसकी बूंदें, खुदरो पौधों पर मंडलाती खुश रंग तितलियाँ, छोटे छोटे पतंगे, दाएं तरफ ताज़ा सब्ज़ पत्तों से ढका घना जंगल, पेड़ों की लचकदार मजबूत शाखों पर फुदकती चिड़ियाँ और इनकी जयकार, सरमई नम मिट्टी पर रेंगती चींटियाँ, मासूम आँखों वाले हिरनों का झुंड, सब कुछ वही था और कितना दिलकश। अफसाना नगार ने यहाँ पर एक परिंदे की उड़ान को बताया है और माहौल को वाज़ह किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बढ़ती आबादी, जंगलात की कटाई, इमारतों की तामीर, सनअतों की तरक्की, एटमी भट्टियों, टीवी और मोबाइल टावरों से खारिज होने वाली लहरों वग़ैरह से नबातात, हैवानात और जमादात पर होने वाले मुज़िर असरात पर यहाँ पर रोशनी डाली है। मुसन्निफ़ ने हमने ऊपर ही पढ़ा था। यहाँ पर उन्होंने सुबह के वक्त का नज़ारा बयान करते हुए कहा है, सुबह के वक्त परिंदे ने जब आँख खोली तो इसे अपने आसपास सूरज की किरणों से टिमटिमाती पहाड़ियाँ, मैदान में बहती नदी, किनारों पर उगा हुआ सब्ज़ा, तितलियाँ, पतंगे, घना जंगल, पेड़ों पर फुदकती चिड़ियाँ दिखाई दी और मुख्तलिफ सुरीली आवाज़ें सुनाई दी। वो यहाँ परिंदा उस मंज़र को देख रहा है जहाँ पर सूरज की किरणों से पहाड़ियाँ टिमटिमा रही हैं, गहरे नीले पानी वाली नदियाँ रवां हैं, झरना है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, पौधे, रंग बिरंगी तितलियाँ, पतंगे हैं, जंगल में शाखों पर फुदकती चहचहाती चिड़ियाँ हैं, मिट्टी पर रेंगती चींटियाँ हैं, चिड़ियों का झुंड, झरने, नदी, पत्तों, मेंढक, गिलहरियों, झिंगुरों और शाखों की आवाज़ों से सारा आलम गूंज रहा है और ये कितना दिलकश लग रहा है। सब कुछ बहुत दिलकश है। चिड़ियों की चहचहाट, झरने की झरझर, हवा के बहाव पर बहती नदी की खलखलाहट, सूखे पत्तों की खरखराहट, नदी के किनारे सुबह की पहली धूप, सेंकते मेंढकों की टरटराहट, पेड़ों के तनों पर चढ़ती उतरती गिलहरियों की चिकचिकाहट, सफ़ेद झिंगुरों की सीटियाँ और हम आगोश होती हुई लचकीली शाखों की सरसराहट, इन आवाज़ों की नगमगी से सारा आलम गूंज रहा था। सब कुछ वही था और कितना दिलकश। परिंदे ने
सीना फुलाकर आसमान को देखा। बेदाग आसमान आज भी इतना ही नीला और चमकदार था जितना कल था। इसने तिनकों से बने अपने खूबसूरत घोंसले पर अलविदाई नजर डाली और दाने दुनकी की तलाश में फड़फड़ाता उड़ा और उड़ता गया, ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर। ठीक परिंदे के सर पर आकर सूरज ने इस मामूल के मुताबिक एक सब्ज़ा जार में उतरने पर मजबूर कर दिया। दूर तक सब्ज़ा था और इस कदर दाने बिखरे पड़े थे कि परिंदे को हमेशा की तरह आज भी सोचना पड़ा कि कहाँ से शुरू किया जाए। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर परिंदा जैसा बता रहा है कि जैसे उसने देखा सुबह की पहली धूप सेंकते मेंढकों की टरटराहट उसे महसूस हो रही है। चिड़ियों की चहचहाट, झरने की झरझर, हवा बहती हुई और बहती नदी की कलकलाहट, सूखे पत्तों की आवाज़ें, चिड़ियों की, गिलहरियों की, सबकी आवाज़ें उसे बहुत ही आवाज़ों से क्या हो चुका था, सारा आलम गूंज रहा था और उसे बहुत दिलकश महसूस हो रहा था। और यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो पूरी पहाड़ियों पर फैल चुकी थी और गहरे नीले पानी वाली नदियाँ, दूसरी जानिब नदियों में गिरता हुआ पानी, झरना, किनारे पर बिखरा हुआ मखमल सा सब्ज़ा यानी कि हरियाली, ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। और हर पौधों पर मंडलाती खुश रंग तितलियाँ, छोटे छोटे पतंगे, दाएं तरफ ताज़ा सब्ज पत्तों से ढका घना जंगल, पेड़ों की लचकदार मजबूत शाख, फुदकती चिड़ियाँ, इन सबको देखकर उसे ये आलम बहुत ही दिलकश महसूस हो रहा था। फिर परिंदे ने अपना सीना फुलाया और आसमान की तरफ देखा तो आसमान आज भी उतना ही नीला और चमकदार था जितना कि कल था। और इसने अपने दाने दुनके की तलाश में वो उड़ना शुरू कर दिया और उड़ता उड़ता बहुत ऊपर चला गया। और फिर वहाँ पर उसने सोचा कि ये कहाँ से शुरू किया जाए, क्यों तो दूर तक सब्ज़ा फैला हुआ था, सब हरियाली थी, हर तरफ दाने बिखरे पड़े थे। और परिंदा आज भी अपने मामूल के मुताबिक यानी हमेशा की तरह आज भी वो सोचने लगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। दाना चुगते चुगते वो सैर हो गया। अब इसने देखा कि इसका साया कदमों तले नहीं है बल्कि कुछ लंबा हो गया है। इसने मिट्टी में चोंच रगड़कर करीब की नदी से ठंडा पानी पिया और फिर एक बार हवा को चीरता फिजा में उड़ता चला गया। दानों से भरा पेट को हल्का करने के लिए ये इसका मामूल था। इसे हर उड़ान पर यूँ महसूस होता था जैसे वो अभी चमकते नीले आसमान को चूम लेगा। आसमान को चूमने की ये ख्वाहिश इसे ऊपर ही और ऊपर ले जाती थी। आसमान अभी बहुत दूर था और पैरों में थकन रेंगने लगी थी। इसने आसमान को छूने का फैसला हमेशा की तरह कल पर टाला और नीचे उतरने लगा। यहाँ पर परिंदे ने दाना चुगा और वो दाना चुग कर जब उसका पेट भर गया तब उसने सोचा कि अब वो अपने हमेशा के मामूल की तरह वो एक बड़ी उड़ान लेकर ऊपर ही चढ़ता गया। और इसने मिट्टी में चोंच रगड़कर करीब की नदी से पानी भी पिया और एक बार हवा में फिजा में उड़ता हुआ चला गया। दानों से भारी पेट को हल्का करने के लिए ये हमेशा ऐसे ही किया करता था। इसे हर उड़ान पर यूँ महसूस होता कि वो अभी इस आसमान को चूम लेगा। आसमान को चूमने की ये ख्वाहिश इसे ऊपर ही ऊपर ले जाती थी। आसमान अभी बहुत दूर था और परिंदा थकने लगा था। इसने आसमान को छूने का फैसला हर बार की तरह क्या किया, टाल दिया कि मैं इसे कल पर टाल दिया और वो नीचे उतरने लगा। परिंदे ने जब सर को घूम कर के नीचे फैली हुई दुनिया को देखना चाहा तो अचानक इसकी परवास थम गई। इसका नन्हा सा दिल धक से रह गया। नीचे सारे में स्याही माइल धुंध फैली हुई थी। ऐसी धुंध का कि पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने और मैदान जाने कहाँ खो गए थे। क्या ये सवेरे की धुंध है? लेकिन सवेरा अभी कैसे चला आया? और फिर सवेरे की धुंध तो बड़ी खुशगवार होती है, वो ऐसी कसीफ और मटमैली तो नहीं होती। और फिर मैं इसमें खनकी भी तो होती है। तो फिर ये क्या है? धुआं इसकी आंखों में जलन पैदा करने लगा। पैरों पर अपने छोटे से जिस्म का तवाज़न बरकरार रखते हुए जब वो धुएं के कसीफ बादल में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियाँ उतर गई। फेफड़ों में धुआं पत्थर होकर हलक में चूंटियाँ काटने लगी। सीने में उमड़ते धुएं की अजियत और उखड़ती सांस से घबरा कर इसने बेख्तियार चोंच खोल दी। मगर तकलीफ से निजात तो क्या मिलती। सीने की जलन और बढ़ गई। बिलाखिर धुएं की कसीफ चादर को चीर कर नीचे खुले में चला आया और यहाँ घुटन कुछ कम थी। परिंदा थक कर चूर हो चुका था। सीने में दर्द रेत के जर्रे की तरह चुभ रहा था। बाजू ऐसे शल हो रहे थे कि जैसे इन्हें जाड़ा मारा गया हो। अब किसी पेड़ की शाख पर बैठकर सुस्ताना चाहता था। इसने थकान से बोझल आँखों से नीचे देखा और इसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। इसके वजूद में नन्हा सा दिल जैसे अपने
جیسے اپنی دھڑکن کو بھول گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے بازوؤں کو جلدی جلدی حرکت دی اور کچھ نیچے اترا، مگر منظر نہیں بدلا، کچھ اور واضح ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوچا اور سوچ کر تڑپ اٹھا۔ آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ پرندے کے لیے حیرت انگیز تھا۔ سورج کے ڈھیر ہونے تک سارا عالم کیسے بدل گیا۔ کہاں ہیں وہ پیڑ پودے سبززار، کہاں ہیں وہ ندیاں نالے جھرنے، کہاں ہیں وہ غار ٹیلے پہاڑ، کہاں ہیں وہ ہرن، وہ چونٹیاں، وہ مینڈک، آخر یہ سب کہاں گئے؟ دیکھیے، جب پرندہ اب کھانا کھا کر دانہ چگ کر جب وہ سیر ہو چکا تھا، تب اس نے سوچا کہ وہ ایک لمبی اڑان لے، اور ہوا میں فضا میں وہ چیرتا ہوا اڑتا چلا گیا، اور وہ ہر وقت اپنے دانوں سے بھرے پیٹ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ پر جب اس نے لگا کہ وہ تھکنے لگا ہے تو اس نے نیچے اترنا شروع کیا، اور جیسے وہ نیچے اترنے لگا تب اس نے دیکھا کہ ہر طرف کیا ہو گئی ہے، نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہتا، اچانک اس کی کیا ہوگی، پرواز تھم گئی۔ اچانک وہ پریشان ہو گیا، اس کا ننھا سا دل کیا ہو گیا، تھک سے رہ گیا، یعنی وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا۔ نیچے سارے میں سیاہی مائل دھند پھیلی ہوئی تھی، یعنی ساری سب طرف کالی سیاہی مائل دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ایسی دھنک کے پیڑ پودے، ندی نالے جھرنے اور میدان اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہی سوچنے لگا کہ یہ سویرا تو نہیں، لیکن اس نے کہا کہ سویرا ابھی اتنی جلدی کیسے چلا آیا؟ اور پھر سویرے کی دھند تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے، وہ ایسی مٹ میلی نہیں ہوتی، اور پھر اس نے ایک خن کی بھی تو ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ دھواں، اس کی آنکھوں میں وہ دھواں جلن پیدا کرنے لگا۔ پروں پر اپنے چھوٹے سے جسم کا توازن برقرار رکھتے ہوئے وہ اس دھوئیں کے بادل سے نیچے اترنے کو آنے لگا، تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئی، پھیپھڑوں میں دھواں پتھر ہو کر حلق میں چونٹیاں کاٹنے لگی۔ اور یہ بادل اور یہ سب چیزیں یہ دھوئیں کے گاڑے بادل میں جب اترا، اس کے پھیپھڑوں میں دھواں بھر گیا، فوراً وہ دھوئیں کی چادر کو چیر کر نیچے کھلے میں آ گیا، لیکن اسے وہاں پر بھی ایک اترنے لگا تو سینے میں چنگاریاں جیسی محسوس ہونے لگی، اور پھر وہ اپنی اکھڑتی ہوئی سانس سے گھبرا کر بے اختیار چونچ کھولتی، مگر تکلیف سے اسے نجات نہیں ملا، اور بالآخر وہ اس گاڑے چادر کو چیر کر نیچے کھلے میں چلا آیا۔ یہاں اسے کچھ گھٹن کم محسوس ہو رہی تھی۔ پرندہ تھک کر چور ہو چکا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جاڑا، یعنی کہ سردی لگ گئی ہو۔ اب وہ کسی پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر سستانا چاہتا تھا، کیوں تو وہ تھک چکا تھا، اسی لیے اسے کسی پیڑ کی شاخ پر بیٹھنا تھا۔ اس نے تھکن سے بوجھل آنکھوں سے نیچے دیکھا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے وجود میں ننھا سا دل جیسے اپنی دھڑکن کو بھول ہی گیا ہو۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے اپنے بازوؤں کو جلدی جلدی حرکت دی اور کچھ اور نیچے اترا، مگر منظر وہی تھا، کچھ اور واضح نہیں ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوچا اور سوچ کر تڑپ اٹھا۔ آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ پرندے کے لیے حیرت انگیز تھا۔ سورج کے ڈھیر ہونے تک سارا عالم کیسے بدل گیا۔ وہ پیڑ پودے، وہ ہریالی کہاں گئی؟ وہ ندیاں نالے جھرنے کہاں گئے؟ وہ غار، وہ ٹیلے، وہ پہاڑ، وہ سب کہاں گئے؟ وہ ہرن، وہ چونٹیاں، وہ مینڈک، آخر یہ سب کہاں گئے؟ جنگلوں، پہاڑوں اور ندیوں کی جگہ اب آسمان سے ٹکراتی سیسہ پلائیں عمارتیں کھڑی تھیں، سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی اسلحہ سازی فیکٹریاں تھیں، بڑے بڑے راڈار تھے، ادیوپک ایٹمی تجربہ گاہیں تھیں، سینہ تانے ٹی وی ٹاور کھڑے تھے، بڑی بڑی دوربینیں تھیں، برقی تاروں کا ایک جال تھا، اور ایک کنارے پر ترتیب سے بنی ایٹمی بھٹیاں تھیں جن کی کشادہ چمنیاں دھواں اور زہر اگل رہی تھیں۔ اسلحہ ساز فیکٹریوں اور ایٹمی بھٹیوں سے گاڑھا کالا دھواں ہاتھیوں کی طرح جھومتا ہوا نکلتا اور فضا میں چادر کی طرح تن جاتا۔ کل کا نیلا شفاف آسمان اب یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے اس پر کالی کالی گرد جم گئی ہو۔ آسمان پر رینگتی سیاہی سے خوفزدہ ہو کر اب پرندہ اپنے گھونسلے میں اترنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ سورج بجھنے کے بعد اپنے گھونسلے کو لوٹا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اندھیرے میں گھر کر رہ گیا تھا۔ تھکن سے ٹوٹے ہوئے پنکھوں سے پرندہ کچھ اور نیچے آیا تو فضا میں دوڑتے مواصلاتی پیغامات اس کے پروں پر الجھ کر پرواز میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ تھکن اس کے بازوؤں میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی، اس کو اپنا وجود ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان سر کو خم کر کے اندھیرے میں ڈوبتے لوہے، سیمنٹ اور کنکریٹ کے پہاڑوں کو دیکھا۔ کوئی پیڑ، کوئی شاخ، کوئی سبز پتا، کہیں بھی کچھ نہیں۔ اف، یہ میں کس جہان میں آ پھنسا؟ کیا یہ میری پرواز اتنی اونچی تھی کہ میں اپنی حدود سے باہر نکل آیا؟ مجھے لوٹنا ہوگا۔ مگر بازوؤں سے اٹھتی ٹیز سے اس کے ارادے پر بجلی بن کر گری۔ اب بس چند لمحوں کے لیے پرواز کو سخت
परवाज़ की सख्त है मुझ में, इसके बाद मुझे कहीं उतरना ही होगा। यहाँ पर परिंदा पूरी तरह थक चुका है और यहाँ के मंज़र को देखकर वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गया है और ज़्यादा वो परेशान हो गया है। यहाँ पर उसने देखा कि जंगलों, पहाड़ों और नदियों की जगह अब क्या है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं। सैकड़ों एकड़ में पहले इस्लाह साजी की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर के धुआं धुआं और जहर उगलती हुई ये फैक्ट्रियाँ हैं। एटमी तजुर्बागाहें हैं, टीवी टावर खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं और सब तरफ जैसे एटमी भट्टियाँ हैं और उनमें से निकलता हुआ धुआं क्या है, जहर उगल रहा है। हर तरफ काला धुआं सा है और इस तरह हवा में फैल चुका है। कल का जो उसे नीला आसमान दिखाई देता था अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। उस पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई काली मिट्टी जम गई हो। आसमान पर रेंगती स्याही से वो खौफज़दा होकर परिंदा अपने घोंसले में उतरने के लिए बेचैन है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सूरज के बुझने के पहले अपने घोंसले ना लौटा हो। ये पहला ही मौका था कि वो अंधेरे में गिर कर रह गया था। एक तो वो बहुत थक चुका है और थकन से टूटते हुए पंखों से अपने परिंदा कुछ और नीचे आया और फिज़ा में दौड़ते हुए मवासिलाती पैगामात इसके पन्नों से उलझ उलझ कर परवाज़ में रुकावटें पैदा करने लगे। मवासिलाती तार वगैरह ये उसके उड़ान में रुकावट पैदा करने लगे थे। वो थकन से चूर था और कहीं ना कहीं उतरना चाहता था, लेकिन वो कहाँ उतरता। टीवी टावर, इसका स्क्रीपर, इस्लासास फैक्ट्रियों की चिमनियों से आग उगलती एटमी भट्टियों और ये माहौल देखकर वो बहुत परेशान हो गया था और वो थकन और खौफ से कांपने लगा था। और वो इन सब फैक्ट्रियों को, बड़ी बड़ी सर्वफलक इमारतों को देखकर वो डर गया था और उसे कहीं ना कहीं उतरना था, मगर कहाँ। इसने नीचे देखा, हर तरफ वही बदला हुआ मंजर। टीवी टावर था जो गैर मरई मनाजिर को मुंतशिर कर रहा था, यहाँ भी नहीं। बड़े बड़े नियॉन साइन बोर्ड टंगे हुए थे, यहाँ भी नहीं। सीमेंट कंक्रीट के स्क्रीपर मुँह चढ़ा रहे थे, यहाँ भी नहीं। इस्लासास फैक्ट्रियों की चिमनियाँ धुआं कर रही थी, यहाँ भी नहीं। कायनात के सारे असरार से वाकिफ़ द्योपिका दूरबीनें थी, यहाँ भी नहीं। आग और जहर उगलती बड़ी बड़ी एटमी भट्टियाँ थी, यहाँ भी नहीं। तब कहाँ वो सोच कर लरज़ गया, क्या मैं वापस लौट सकूँगा उन नदियों, पहाड़ों और जंगलों को जहाँ से मैं उड़ा था? क्या मैं अपने नरम नरम घोंसले में उतर सकूँगा? क्या अब कभी नीले आसमान की वसत में तैरते हुए नज़रों की आखिरी सरहद तक फैले घास के मैदान का नज़ारा कर सकूँगा? मेरी प्यास बुझाने को क्या वो ठंडा पानी मिल सकेगा? घने दरख्तों की छाया में सुस्ताने किसी हिरन की पीठ पर बैठकर क्या मैं इसकी गर्दन को गुदगुदा सकूँगा? क्या नम मिट्टी में अपने पंजों के निशान देख सकूँगा? सवालात ने खौफ में ढलकर परिंदे को बदहवास कर दिया। किसी पेड़ की जिंदा शाख को पाने के लिए इसने जन्नाटे से एक खोता लगाया और एक तेव पे करके इस इमारत की खिड़की के मजबूत शीशे से जा टकराया। फिर तो वह किसी डूबते जहाज की तरह गाढ़े काले धुएं में घिरी इमारतों की न जाने कितनी खिड़कियों से सर टकराता फिर, मगर इसे वापसी का रास्ता न मिला। अब इसके आवाज़ जवाब दे चुके थे। वो थकन और खौफ से कांपते जिस्म को संभाल न सका और एक एटमी भट्टी के ऐन मुंह पर अपना तवाज़ुन खो बैठा। जहर ने फेफड़ों में कांटे बोए और शोलों ने इसके पैरों को चाट लिया और गर्द आलूदार तारीख आसमान पर दूर तक एक रोशन लकीर फैलती चली गई। जब आग पैरों को जलाती इसके दिल तक पहुंची तब परिंदे ने तड़प कर नीचे उगे लोहे, आग और धुएं के जंगल पर आखिरी निगाह डालकर सोचा, क्या ये मेरी आखिरी परवाज़ है? क्या इस सफाक ठोस ज़मीन में से कोई बीज अपनी नन्ही सब्ज बाहों से सीमेंट कंक्रीट के पहाड़ों को चीर कर तनावर दरख्त बनने के लिए सर नहीं निकालेगा? यहाँ पर देखिए, इस परिंदे को कहीं ना कहीं उतरना था। वो अपने थकन से चूर होकर वो अब किसी शाख पर बैठकर सुस्ताना चाहता था, पर उसने हर तरफ देखा कि यहाँ का सब मंज़र बदल चुका था। वो बैठना चाहता था, टीवी टावर था, तो वो सोचने लगा मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। बड़े बड़े नियॉन साइन बोर्ड लगे थे, वो यहाँ भी नहीं बैठ सकता था। सीमेंट कंक्रीट के स्क्रीपर थे, यहाँ भी नहीं बैठ सकता था। इस्लासास फैक्ट्रियों की चिमनियाँ धुआं कर रही थी, मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकता था। मानो उसे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। हर तरफ आग और जहर उगलती बड़ी बड़ी एटमी भट्टियाँ नजर आ रही थी और वो सोच कर लरज़ गया, डर गया कि क्या कभी मैं वापस लौट सकूँगा उन नदियों, उन पहाड़ों, जंगलों और जहाँ मैं उड़ा था उस जगह में जा पाऊँगा? क्या अब
में नरम नरम घोंसले में उतर सकूँगा? क्या ये नीले आसमान के वसत को तैरते हुए मैं अपने परों को फैलाए ऊपर तक उड़ता रहूँगा, या घास के मैदान का नज़ारा कर सकूँगा? मेरी प्यास बुझाने के लिए क्या मुझे ठंडा पानी मिलेगा? घने दरख्तों के साए में क्या मैं कभी सुस्ताने के लिए बैठ सकूँगा? क्या किसी हिरन की पीठ पर बैठकर मैं इसकी गर्दन को गुदगुदा सकूँगा? क्या नम मिट्टी में मैं अपने पंजों के निशान वापस से देख सकूँगा? ये सब बातों ने, सब सवालों ने उसके दिल को बहुत ही खौफजदा कर दिया था। और अब किसी पेड़ की शाख को पाने के लिए उसने एक गोता लगाया और एक इमारत की मजबूत शीशे से जा टकराया। फिर वो किसी तरह डूबते जहाज की तरह गाढ़े काले धुएं में घिरी इमारतों की न जाने कितनी खिड़कियों से वो टकराता रहा, मगर उसे वापसी का रास्ता न मिला। अब उसकी हवास जो कि जवाब दे चुकी थी। वो थकन और खौफ से कांपने लगा था, और उस कांपते हुए वो अपने जिस्म को संभाल ना सका और एक एटमी भट्टी के ऐन मुंह पर अपना तवाज़ुन खो बैठा। उसके फेफड़ों में जहर भर गया, इसके पैरों को आग लग गई और आग दिल तक पहुंची। तो परिंदे ने तड़प कर सोचा कि क्या ये इसकी आखिरी परवाज़ है? क्या अभी सीमेंट कंक्रीट के पहाड़ों को चीर कर कोई दरख्त सर नहीं उठाएगा? क्या उसे बैठने के लिए कोई झाड़, कोई दरख्त, कोई पेड़ में मिलेगा नहीं? क्या ये मेरी आखिरी परवाज़ है? यहाँ पर कोई दरख्त बुनने के लिए सर नहीं निकालेगा? वो सारे माहिरीन फ़ल्कियाँ जिनकी आंखें बड़ी बड़ी दूरबीनों में गड़ी रहती हैं, जो कायनात में नमूदार होने वाले एक सितारे की खबर रखते हैं, वो ऐन अपने सर पर एक परिंदे के वजूद के खाक होकर फ़िज़ा में बिखरने के हादसे से लाइल्म रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं कि वो सारे माहिरीन फ़ल्कियाँ जिनकी बड़ी बड़ी आँखें बड़ी बड़ी दूरबीनों पर लगी रहती हैं, जो कि कायनात में होने वाले एक सितारे की खबर रखते हैं, लेकिन ऐन अपने सर पर एक परिंदे के वजूद को मिट्टी में मिलते हुए, उसकी ज़िंदगी को तबाह होते हुए फ़िज़ा में बिखरे हादसे से वो लाइल्म रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सनतों की तामीर, बड़ी बड़ी फलकबोस इमारतों की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, और उसी के साथ मोबाइल टावर, टीवी टावर की वजह से परिंदों के लिए जो नुकसानात हो रहे हैं, परिंदों की ज़िंदगी और उनका वजूद जो कि मिट्टी में मिल रहा है, इसी बात को यहाँ पर मुसन्निफ़ ने पेश किया है। और वो यहाँ पर माहिरीन फ़ल्कियात से भी सवाल करते हैं कि जहाँ आज उनकी बड़ी बड़ी दूरबीनें गड़ी रहती हैं, जो कायनात में होने वाले एक सितारे की खबर रखती हैं, वो अपने सर पर एक परिंदे के वजूद को, उसकी ज़िंदगी को खाक होते हुए, बिखरते हुए देखने के इस हादसे से वो लाइल्म रहे हैं। यहाँ पर मान्य शरत दिए गए हैं: खुदरो बज़ाते खुद उगने वाला, कसीफ गाढ़ा दबीस, शल होना, सुन हो जाना, जाड़ा मारना, सर्दी हो जाना, नियॉन साइन बोर्ड यानी रंगीन रोशनी के बोर्ड, स्काई स्क्रीपर यानी फलकबोस इमारतें। तो आज हमने यहाँ पर सबक नंबर 8 देखा है। हम अपने अगली वीडियो में सबक 9 जवाब देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।